नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीएमसी में भगदड़ जारी, 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट का दौर जारी है। शुभेंदु अधिकारी और दिनेश त्रिवेदी समेत कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बीच ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को एक साथ 5 टीएमसी विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी का साथ छोड़कर ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं मालदा जिला परिषद का नियंत्रण भी तृणमूल कांग्रेस से छीनकर भाजपा के हाथों में चला गया है। 4 बार की विधायक व दशकों से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी रही सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे 80 वर्षीय रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। गत 5 मार्च को जारी टीएमसी उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने के बाद 4 बार के विधायक 85 वर्षीय जटू लाहरी और पहली बार विधायक बने पूर्व फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास ने भी पाला बदल दिया है। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जैसे अन्य नेताओं की उपस्थिति में पार्टी के झंडे सौंपे गए। तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक शीतल सरदार भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने कसा तंज, भारत का नाम एक दिन पीएम नरेंद्र मोदी पर रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे आत्ममुग्ध नेता हैं जिन्होंने स्टेडियम का नामकरण अपने ऊपर कराया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अपना फोटोग्राफ प्रिंट करवाया। वह दिन दूर नहीं जब भारत का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में एक रैली की अगुवाई करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने एक स्टेडियम का नामकरण अपने नाम पर करवाया है। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट में अपना फोटोग्राफ लगवाया है। पीएम के कहने पर इसरो ने उनका फोटो स्पेस पर भेजा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत देश का नामकरण उन पर होगा। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड पर एक दिन पहले हुई रैली में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड को लेकर ममता पर किए गए तंज और राज्य में महिलाओं की स्थिति पर कमेंट को लेकर बंगाल की सीएम ने कहा कि पीएम ने ब्रिगेड को बी ग्रेड बना दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि वे बंगाल में केवल चुनाव के समय आते हैं और अफवाहें और झूठ फैलाते हैं और वे महिला सुरक्षा को लेकर हमें भाषण देते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना फोकस मॉडल स्टेट गुजरात सहित बीजेपी शासित राज्यों पर केंद्रित करना चाहिए, जहां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 4 रेप और 2 हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी को उसी के गढ़ में मात देने की तैयारी, आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मिशन 2022 अभियान। जी हां दोस्तों, गुजरात में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने अगले 50 दिनों में राज्य में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 लाख करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि पार्टी ने मिशन 2022 योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अगले 6 महीनों में 55,000 बूथ स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी बूथ ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम एक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिस पर लोग मिस कॉल कर आपके सदस्य बन सकते हैं। हम पूरी ताकत के साथ 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम भाजपा को यहां से जीतने नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, स्टाम्प शुल्क पर छूट और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 10,226 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं के अलावा समाज के अलग अलग वर्गों के लिए भी कई राहत योजनाओं की घोषणा बजट में की गई है।
है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मौजूदा स्टाम्प शुल्क में 1% छूट का प्रस्ताव पारित किया है। यह छूट उन महिलाओं को मिलेगी जिसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर की जाती है या फिर संपत्ति रजिस्टर की जाती है। इस छूट से राजस्व पर 1000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा, जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की है। उन्होंने कहा कि केवल देश की संसद या सुप्रीम कोर्ट ही अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल कर सकते हैं। बुखारी ने अपनी पार्टी की पहली सालगिरह के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कोई सपनों का व्यापारी नहीं हूं, हम केवल हासिल की जाने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं। फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने और विधानसभा चुनाव कराने की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स चाहता है कि वहां राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हमारे लिए सिर्फ संख्या नहीं थे, वो चीजें हमारी भावनाओं का प्रतीक थी। हालांकि हम जानते हैं कि सिर्फ संसद या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ही इन प्रावधानों को बहाल कर सकते हैं। बुखारी ने जम्मू कश्मीर में नौकरशाही को उनके द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बैंकों के निजीकरण के लिए कानून में संशोधन की तैयारी तेज। बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में होने हैं संशोधन। जी हां दोस्तों, आम बजट 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा को अमली जामा पहनाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां तेज कर दी है। मंत्रालय के अधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2 बैंकों व एक बीमा कंपनी के निजीकरण को लेकर दी गई समय सीमा के पालन में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर फिलहाल मंत्रालय में विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो मौजूदा बजट सत्र में ही इस बारे में विधेयक पेश कर दिया जाता। फिलहाल चुनाव के कारण बजट सत्र की अवधि भी घटने की चर्चा हो रही है। ऐसे में उक्त संशोधन विधेयकों को मानसून सत्र में लाने की कोशिश होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अभी जिन 2 सरकारी बैंकों और एक सरकारी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किए जाने वाला है, उनके नामों पर फैसला नहीं हुआ है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कानून में संशोधन पहली शर्त है। संशोधन का काम पूरा होने के बाद निजीकरण की प्रक्रिया उचित समय पर पूरी की जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की स्थिति खतरनाक, कुछ इलाकों में लॉकडाउन संभव। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई शहरों में जनता की आवाजाही पर अंकुश लगाने के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आगाह किया है कि कोरोना वास्तव में खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों से चर्चा के बाद कड़े कदमों की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने लॉकडाउन के शब्द का भी इस्तेमाल इस सतर्कता के साथ किया कि जरूरत पड़ने पर कुछ जिलों में यह कदम उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। टोपे ने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा, नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना बढ़ाना होगा। वहीं महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जहां पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जबकि लंबे समय तक इसमें गिरावट रही थी। लेकिन कोरोना काल के पूरे 1 साल में भी महाराष्ट्र में करीब पूरे वक्त तक मामलों में आगे रहा। महाराष्ट्र में 11,141 नए मामले सामने आए और 38 मौतें हुई। जनवरी 2020 में संक्रमण की शुरुआत के बाद कुल मामलों की संख्या 22.2 लाख हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनमत संग्रह के बाद स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नकाब पहनने पर पाबंदी। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है। स्विट्जरलैंड से पहले फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की पाबंदी लगाई जा चुकी
की है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में इसको लेकर एक जनमत संग्रह कराया था, जिसमें 51% लोगों ने बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में वोट किया है। जनमत संग्रह में मिले वोट के आधार पर अब स्विट्जरलैंड के रेस्तरां, खेल के मैदान और सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्के से चेहरा नहीं ढक सकेंगी। हालांकि स्विट्जरलैंड की संसद और देश की संघीय सरकार का गठन करने वाली 7 सदस्यीय कार्यकारी परिषद ने इस जनमत संग्रह प्रस्ताव का विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने बंद किए सभी इमरजेंसी नंबर, अब सिर्फ एक ही नंबर पर दर्ज होगी शिकायत। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए अपने तमाम इमरजेंसी नंबरों को बंद कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें सुविधा की क्या बात है, बल्कि यह तो दिक्कत भरी खबर है। तो ऐसा नहीं है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अब सिर्फ एक नंबर ही सारी शिकायतों, सुझावों व दिक्कतों के लिए कर दिया है। अब आपको सिर्फ एक ही नंबर हमेशा याद रखना होगा, चाहे परेशानी की कोई भी बात हो। रेलवे उस एक नंबर से ही आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देगा। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि किसी भी पूछताछ, शिकायत या मदद के लिए अब एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 होगा। इस पर लोग अपनी शंका या दिक्कतों का समाधान तलाश सकते हैं। रेलवे ने ऐसा इसलिए किया है जिससे लोगों को नंबर याद करने में आसानी हो जाए, वहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ हो सके। रेलवे का यह भी कहना है कि इसके अलावा शायद ही भविष्य में कोई नया नंबर जारी किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुंदर पिचई का बड़ा ऐलान, 10 लाख भारतीय ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद करेगा गूगल। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गूगल ने बड़ी घोषणा करते हुए भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों की मदद करने का वादा किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने इसकी घोषणा सोमवार को की है। भारत के साथ ही दुनिया भर की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सुंदर पिचई ने $2.5 करोड़ देने की घोषणा की है। यह पैसा भारत और दुनिया भर में मौजूद नॉन प्रॉफिट्स और सोशल इंटरप्राइजेस को अनुदान में दिया जाएगा। पिचई ने कहा है कि भारत के गांवों की 10 लाख महिलाओं को गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम में बिजनेस, ट्यूटोरियल, टूल्स और मेंबरशिप के माध्यम से मदद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज का लोन, आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना ब्याज के लोन देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने आशा वर्कर्स को 10-10 हजार रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू करते हुए उत्तराखंड सरकार ने 156 समूहों को 5.27 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड काल में राज्य को सेवा देने वाली हर एक आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 10-10 हजार रुपए देने और महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 15-15 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सहभागिता जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ही तेजी से प्रदेश का विकास होगा। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना भी लागू की गई है, जिसके लिए इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महिला दिवस पर टीम इंडिया को बीसीसीआई ने दी बड़ी खुशखबरी, 6 साल बाद मिलेगा ऐसा मौका। जी हां दोस्तों, 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बेहद खुशी की खबर सुनने को मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बात की घोषणा की है कि 6 साल के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय महिला टीम इस साल के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी। मिताली राज और उनकी टीम ने अंतिम टेस्ट मैच दिसंबर 2014 में मैसूरी में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के खिलाफ खेला था और 6 साल के लंबे अंतराल के बाद टीम पारंपरिक प्रारूप का मैच खेलेगी। भारतीय महिला टीम कोविड-19 के कारण लगभग 1 साल के ब्रेक के बाद इस समय लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इसके बाद दोनों टीमें T20 सीरीज खेलेगी। जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ट्वीट कर इसकी घोषणा की है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा होने के आसार हैं, जबकि दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी केरल में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में दिन व रात के तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों घरेलू सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने के भाव में 122 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव गिरकर 44,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों आज चांदी के हाजिर भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी के भाव में आज 587 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी से चांदी का भाव बढ़कर 65,534 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे पिछले सत्र में चांदी 64,947 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाक के नेता शौकत अली कश्मीरी की पाकिस्तान को फटकार, कहा जम्मू कश्मीर पर किया 1947 से अवैध कब्जा। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल नेशनल पार्टी के निर्वाचित चेयरमैन शौकत अली कश्मीरी ने एक बार फिर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। हालिया बयान में शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्वी रियासत का हिस्सा थे, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी ने यह बयान दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यूके PNP के निर्वाचित नेता शौकत अली ने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आज भी हथियार के तौर पर धर्म और विदेश नीति के तौर पर आतंकवाद के इस्तेमाल का विरोध करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कश्मीरी यूनाइटेड पीपुल्स नेशनल पार्टी के प्रमुख स्विट्जरलैंड में निर्वासन में रह रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सुलझाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हाउती विद्रोहियों का ड्रोन और मिसाइलों से हमला, तेल की कीमतें बढ़ी, भारत पर पड़ सकता है असर। जी हां दोस्तों, यमन के हाउती विद्रोहियों ने रविवार को सऊदी अरब के तेल उद्योग के केंद्र में ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिससे रास तनूरा में एक सऊदी अरामको भी शामिल है, जो पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। रियाद ने इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार दिया है। हमले के बाद सऊदी अरब को अस्थायी रूप से आधे से अधिक तेल उत्पादन को बंद करना पड़ा, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। राजधानी सना समेत यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने वाले हाउती विद्रोहियों ने दावा किया है कि रविवार को सऊदी अरब के दम्माम, एसिर और जिनेन शहरों में सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। 14 ड्रोन और 8 मिसाइलें दागी गई थी। उधर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि रास तनूरा में स्थित एक तेल भंडारण यार्ड पर ड्रोन से हमला किया गया, जबकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सशस्त्र ड्रोनों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। वहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल दहरान में एक रियायती परिसर के समीप आकर गिरी। इस परिसर का इस्तेमाल सरकारी तेल कंपनी अरामको करती है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। यहाँ किसी संपत्ति को नुकसान होने की खबर नहीं है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, वर्ष 2020 में किस राज्य से धारा 370 को हटाया गया? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।